हेलो फ्रेंड्स, सबने मेरी राम राम। उम्मीद है सब ठीक होंगे और सब ठीक ठाक होने भी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ये वाला इम्पोर्टेंट है। CET मेंस, लीगल मेट्रोलॉजी, ग्रुप नंबर 14, DSSB PGT फिजिक्स एंड HTET PGT फिजिक्स के लिए। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। कंडक्टिविटी क्या होती है? इट मीन्स किसी मटेरियल के बीच में चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा। जो इस वाली प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं? मोस्टली कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मोस्टली कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम को एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। और जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं मोस्टली उनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल मोस्टली क्या कौन कौन से बताए? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो सिलिकॉन है मोस्टली हम एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। वैसे बेटर कौन होता है? जर्मेनियम। बट हम सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो सिलिकॉन है वो नेचर के अंदर जर्मेनियम से ज़्यादा अवेलेबल है और ईजिली मिल जाता है। एक क्या है? मोस्टली अवेलेबल है किसके अंदर? इन अ नेचर। इसलिए हम मोस्टली किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का। सेमीकंडक्टर की बेनिफिट क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसके हेल्प से? एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से। और उसके बाद हम मटेरियल पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो इस तरह से नेचर के अंदर जितने भी मटेरियल हैं उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। देखो इसके इंट्रोडक्शन देखो पहले। अ सॉलिड इज फॉर्म ऑफ अ मैटर। सॉलिड क्या है? एक फॉर्म है किसकी? मैटर की। किसी भी पदार्थ की एक अवस्था है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है। डेफिनेट क्या होती है? वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप क्यों होती है? क्योंकि देखो यहीं से हमें ना एनर्जी बैंड थ्योरी समझ में आएगी। सॉलिड, जब हम सॉलिड का छोटी क्लासेज में स्ट्रक्चर या बनावट बनाते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं कि जो सॉलिड है ना उसके अंदर जो एटम है वो हम बताते हैं क्लोजली बाउंडेड होते हैं। क्लोजली बाउंडेड होने की वजह से मतलब कि एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं, इसीलिए कोई चीज़ क्या बन पाती है? सॉलिड बन पाती है। और जिसके क्या होते हैं? पार्टिकल थोड़ी थोड़ी सी दूर होते हैं या जिनके अंदर एटम का अरेंजमेंट के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ऐसे उसको हम क्या बताते हैं कि ये क्या है भाई? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। और गैसेज के पार्टिकल हम बहुत दूर दूर दिखाते हैं ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? गैस। और ये क्या हो गया हमारा? सॉलिड। अगर हमें एनर्जी बैंड थ्योरी को समझना है तो यहीं से समझना पड़ेगा कि एनर्जी बैंड थ्योरी होती क्या है। तो इसमें मैं पहले बताया गया कि सॉलिड इज फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है? किसी भी पदार्थ की अवस्था है, वो कुछ भी हो सकता है, चाक हो गया, पेन हो गया, जो भी चीज़ सॉलिड। उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप का मीनिंग क्या है? कि उसकी अपनी एक पर्टिकुलर शेप है। जैसे कोई चीज़ लिक्विड है, अगर हम उसको गिलास में डाल देंगे तो गिलास जैसी शेप ले लेगी। और अगर हमने किसी बोवल के किसी कटोरी के अंदर डाल दिया तो कटोरी जैसी शेप ले लेगी। बट सॉलिड है, उसकी अपनी डेफिनेट शेप है, चाहे किसी के अंदर डाल दो उसकी शेप यूं की यूँ रहेगी। और डेफिनेट ही क्या है? वॉल्यूम है।
अब आते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड। इसने बताया कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है ना, डिवाइस है वो क्या होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और उन्होंने क्या कर दी, क्रांति ला दी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब हम सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रीफ में पढ़ेंगे, किसकी हेल्प से, एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द इलेक्ट्रॉन इज एन आइसोलेटेड एटम हैव ए सर्टेन डेफिनेट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसने बताया किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग। बोर ने क्या दिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम थ्योरी, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसी भी एटम के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से फील करते हैं। और उसने बताया कि जो डिफरेंट डिस्क्रीट ऑर्बिट है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के अलग अलग ऑर्बिट के क्या होते हैं, एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। अब ऑर्बिट क्या होते हैं, एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, जो हम छोटी क्लासेज के अंदर पढ़ते थे ना। देखो, एक तो सेल होती है, क्या, सेल। सेल तो क्या होती है हमारी, के, एल, एम और एन। और इसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट, इसमें पजल नहीं होना है। ऑर्बिट क्या होते हैं हमारे, एस, पी, डी एंड एफ। और इसने बोला कि ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, इनकी क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कि अलग अलग इनका क्या होता है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। वो हम जब एटॉमिक्स करेंगे ना, उसके अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। It means there will be defined energy level of the electron in isolated energy. If a large number of atoms are brought close to one another to form a crystal. अब इसने बोला कि अगर हम बहुत सारे एटम को एक दूसरे के पास लेके आए, क्या बनाने के लिए, क्रिस्टल बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए, ड्यू टू द इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन देयर इज नो एप्लीकेबल modification in the energy level of electron the inner cell, but there is considerable modification in the case of the energy level of the electron outer cell. देखो, ये चीज़ है ना, यहीं से समझने की कोशिश करना, तभी हमें ये चीज़ समझ में आएगी। अगर हम किसी चीज़ का क्रिस्टल बना रहे हैं, हमने सिलिकॉन ले ली, सिलिकॉन से हम सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जब क्या करेंगे, हम एटम को पास पास लेके आएंगे। तो इसने बताया कि जब हम इन एटम को क्या लेके आएंगे, पास पास लेके आएंगे, तो जब पास पास एटम को लेके आएंगे, जो इनके इनर ऑर्बिट होंगे, कौन से ऑर्बिट होंगे, इनर ऑर्बिट, उनकी तो एनर्जी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनर ऑर्बिट जैसे एस हो गया, एस पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाहर वाला ऑर्बिट होगा ना, उसकी क्या होगी, ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ एटम। जब एटम एटम एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करेंगे तो उनके एनर्जी लेवल में क्या आ जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। और जो ये वाली शेप दिखा रखी है ना, ये वाली, ये इसी बेस पे है कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 2s2 2p6, ये तो कौन सी सेल के हैं, इनर सेल के, और ये वाले क्या हैं, आउटर सेल के। और जब हम क्या करेंगे, सिलिकॉन के एटम पास लेके आएंगे और एक सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो बाहर वाले एनर्जी लेवल होगा ना, 3s और 3p2 ऑर्बिट होगा, उसके ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ एटम एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्प्लिट। हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे ये वाली शेप बनेगी कैसे। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो बोर थ्योरी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ बोर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब हम एटम्स को क्या करेंगे, पास लेके आएंगे एक सॉलिड की फॉर्मेशन करने के लिए, कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से क्रिस्टल या सॉलिड की फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके एटम हमें क्या लेके आने पड़ेंगे, क्लोज, पास लेके आने पड़ेंगे। और जब हम पास लेके आएंगे तो एटम के बीच में क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी। इंट्रैक्शन की वजह से जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तो एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे देखो, इनर सेल, बट देयर इज ए कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल, दिस इज ड्यू टू फैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड मोर देन वन एटम इन अ क्रिस्टल। उसके बाद आगे देखिए, द प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल कैन बी अंडरस्टूड कंसिडर डिफरेंट सिचुएशन एज डिस्कस बिलो। अब आगे देखो एक बार,
ये वाला डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया है। ये है हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पे ले ली इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इधर ले लिया एनर्जी लेवल, ये हमारा है वाई एक्सिस। अब देखो एक सिलिकॉन का एटम है, ठीक है, एक सिलिकॉन एटम है। ये है सिलिकॉन, ये भी दूसरा सिलिकॉन है। इस सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। जब क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इंटरेक्शन होगी, कौन सी सेल की, आउटर सेल की, आउटर सेल की, तो उनके एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे अब हम डिस्कशन करेंगे। देखो, इफ द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ऑफ अ एटम इज वेरी लार्ज। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग का मीनिंग समझने की कोशिश करना एक बारी। ये हमारे एटम है, ये अब क्या है, दूर दूर है। कैसे हैं, दूर दूर। तो जो इनके बीच का ये वाला स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर एटॉमिक स्पेस, इट मीन्स ये एटम दूर दूर है। जब एटम दूर दूर हैं तो इट मीन्स ये सॉलिड तो है नहीं। सॉलिड की तो हमें क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। तो इफ़ द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ एटम इज वेरी लार्ज, आर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो डिस्टेंस दिखा रखा है इसको हम क्या बोलेंगे, डी। और ये क्या है, आर, ये तो डी है और आर। इफ़ आर ग्रेट इक्वल डी, देयर इज नो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन, ईच एटम इन अ क्रिस्टल बिहेव एज ए फ्री एटम। देखो इनके बीच में अभी कोई इंट्रैक्शन नहीं है, हर एटम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, फ्री एटम की तरह। ठीक है, एक बारी हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ये कितना हो गया, 14। ये हो गए हमारे ऑर्बिट 1 और 2, 1 और 2। ये हमारी होगी पी सेल, 1 और 2, 6। पी में कितने आ सकते हैं, 6 मैक्सिमम, लेकिन हैं कितने, 2। ठीक है, ये हमारा कौन सी सेल, एस पी, सॉरी कौन, एस और पी। देखो पी के अंदर अब कितने प्रेजेंट हैं, 2। आने कितने चाहिए थे, 6। तो ये कितने गेन कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन और क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सेल है ये किसका काम करेगी, आउटर सेल का। किसका, आउटर वैलेंस सेल। और ये किसका काम करेंगे, इनर सेल का। आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, इफ़ इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ऑफ एटम, ये हमने पढ़ लिया। अगर एटम के बीच में इंटरएटॉमिक स्पेस ज़्यादा है, ये वाला जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तो एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए फ्री एटम की तरह। इसमें हमने सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बता दी। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। जो p ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद देखो, व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग आर इज लेस देन द डी। अगर हम इंटरएटॉमिक स्पेसिंग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जो हमारा आर है, जो डिस्टेंस है आर, ये वाला आर, ये डी से क्या कर दिया, कम कर दिया। आर इज लेस देन डी बट ग्रेटर देन सी, लेकिन सी से ज़्यादा है। देयर इज नो विजिलेबल स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल।
तब भी जो हमारे एनर्जी लेवल है ना उनमें कोई स्प्लिटिंग दिखाई नहीं दे रही। ये वाला जो है एनर्जी लेवल है ये किसका है 1s2 का। ये वाला है ये किसकी एनर्जी लेवल है 1s2 का। ये वाला एनर्जी लेवल है 2s2 का, ये 2p6 का, ये 3s2 का और ये 3p2 का। जब हमने डिस्टेंस d से क्या कर दिया, जो r है वो d से कम कर दिया और c से क्या है ज़्यादा, मतलब कि ये बीच वाली जो जगह है यहाँ भी हमें क्या है किसी भी के अंदर कोई भी स्प्लिटिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बता रखा है व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग r इज लेस देन d, r क्या है लेस देन है किस तक d तक बट ग्रेटर देन है c तक, देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल। तो इसने बोला कि जो ये d है जब हम यहाँ से देखें जो r है वो लेस देन है किस तक d तक बट ग्रेटर देन है किस तक c तक। तो जो हमारे ये एनर्जी लेवल हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इनके बीच में कोई भी स्प्लिटिंग दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद आगे देखिए व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग r इज इक्वल टू c, द इंटरेक्शन बिटवीन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 3s2 3p2 of a neighboring silicon atom become applicable. As a result, the energy of electron corresponding to 3s or 3p level each atom start changing. Splitting of these energy level. तो देखो जब हम कहाँ पे आगे सी पे आगे कहाँ पे आगे सी पे, जो हमारे इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन थे उनके अंदर तो क्या है कोई भी स्प्लिटिंग दिखाई नहीं दी, लेकिन जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन थे आउटर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन थे 3s और 3p2, जब डिस्टेंस r किसके इक्वल हो गया c के इक्वल, तो इनके अंदर क्या होगी स्प्लिटिंग होना स्टार्ट होगी। इसका मीनिंग क्या है कि जब ये डिस्टेंस एटम हमने थोड़े और क्लोज लाने स्टार्ट कर दिए तो ड्यू टू द इंट्रैक्शन उसकी वजह से 3p और 3s के बीच में क्या आ गया स्प्लिटिंग होनी स्टार्ट होगी। When the interatomic spacing r lie between b and c, the energy of a electron corresponding to 3s and 3p level each of atom gets splitting change. We get a large number of closely packed level 2n level corresponding to the 3s level and 6n level for the single 3p level of the isolated atom. इसमें देखो क्या बता रखा है कि जब हमारा डिस्टेंस r किसके इक्वल आ गया r, जो r है b से ज़्यादा है और c से क्या है कम है, तो एटम के बीच में क्या होगी और ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी और ज़्यादा पास आगे और ज़्यादा पास आने की वजह से 3p और 3s में क्या होगी स्प्लिटिंग होना स्टार्ट होगी, क्या होगी स्प्लिटिंग होना स्टार्ट होगी और ये एक दूसरे के साथ क्या होगी इंटरमिक्स होने के साथ ही एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया क्लोजली बैंड। और इसको हम क्या बोलेंगे एनर्जी बैंड, क्या बोलेंगे एनर्जी बैंड। देखो जब 3p और 3s एक दूसरे के साथ क्या हो गए इंटरमिक्स, यहाँ पे जब ये हम इन एटम को और क्लोज लेके आए तो इनकी एनर्जी स्प्लिट होगी। मान लो 3p की कम होगी और 3s की ज़्यादा होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे बिल्कुल इंटरमिक्स, और उसको हम क्या बोलेंगे एनर्जी बैंड। व्हेन इंटरएटॉमिक स्पेसिंग r बिकम इक्वल टू b, जो ये वाला r है ये डिस्टेंस है, जब हम एटम को यहाँ पे और क्लोज ले आए और क्या ले आए क्लोज, पहले देखो एटम दूर थे बिल्कुल ऐसे दूर थे, फिर हम एटम को क्या किया क्लोज लेके आए, r हमारा d के इक्वल हुआ,
तब भी हमें क्या है, कोई भी स्प्लिटिंग लेवल दिखाई नहीं दिया किसके अंदर, एनर्जी लेवल के अंदर। फिर हमने आर किसके इक्वल कर दिया, आर जब हमारा सी के इक्वल हुआ, आर किसके इक्वल हुआ, सी के। आर सी का इक्वल होने का मीनिंग क्या है कि ये स्पेस थोड़ा सा कम कर दिया, एटम एक दूसरे के पास ले आए, तो क्या हुआ, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन थे उनमें क्या होनी स्टार्ट होगी, स्प्लिटिंग होना स्टार्ट होगी। ये जो दिख रहा है ना हमने, ये स्प्लिटिंग होना क्या होगी, स्टार्ट होगी। तीसरा क्या था, जब जो आर है वो क्या था, ज़्यादा है किस तय, बी तय, लेकिन कम है सी तय। तो जो 3s और 3p ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे वो किसी की तो एनर्जी क्या होगी, मान लो 3s की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, और 3p की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। उसकी वजह से इनके बीच में क्या होगी, इंटर मिक्सिंग, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। फर्दर हमने क्या किया, एटम को और ज़्यादा क्लोज कर दिया। जो हमारा आर है वो किसके इक्वल हो गया, बी के। अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो पी है, आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हैं। आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4, और 4 ही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो एक गैप आएगा, ये वाला गैप, इसको तो बोलेंगे एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। और ये गैप क्रिएट कैसे हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे डिपेंड करता है। 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर सकता है, गेन, और ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, प्रेजेंट। तो इस पे है ये वाला कॉन्सेप्ट बेस, एक बार समझने की कोशिश करना। देखो क्या दे रखा है, व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग आर बिकम इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन ए, जब आर क्या है, इक्वल है बी के और ग्रेटर है ए के, द एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3p लेवल कम्प्लीटली डिसअपियर। जो एनर्जी गैप था ना, सॉरी, 3s एंड 3p वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिसअपियर, एंड 8 एंड एनर्जी लेवल आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट। इन सच ए सिचुएशन, in such a it is not possible to difference between the electron belong 3s and 3p sub cell. We can only say 4n level are filled and 4n level are empty. इसके अंदर क्या बताया, जो हमारा r जब किसके इक्वल हो गया था, b के इक्वल, r किसके इक्वल हो गया था, b के इक्वल, r किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल। 3s और 3p लेवल के जो एनर्जी बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो कम्प्लीटली क्या हो गए, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स। जो एनर्जी बैंड गैप था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिसअपियर, जब r किसके इक्वल आ गया, b के। अब आगे देखो, व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग r बिकम्स a, जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग किसके इक्वल होगी, a के, द बैंड 4n फील्ड एनर्जी लेवल इज सेपरेट फ्रॉम द बैंड 4n अनफील्ड एनर्जी लेवल। तो इसने बोला जब हमारा r किसके इक्वल हो गया, a के, तो देखो अभी बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं और 4 खाली हैं। तो जो इनके बीच का ये वाला जो अपर है, ये कौन सा बैंड बन गया, जो अनफील्ड ऑर्बिट थे। कौन से ऑर्बिट है, अनफील्ड ऑर्बिट। और यह वाली एनर्जी किसकी दिखाई देगी, जो हमारा क्या था, फील्ड ऑर्बिट। ये कम्प्लीटली क्या हो गए, सेपरेट, अलग अलग हो गए। एनर्जी लेवल सेपरेट फ्रॉम द बैंड 4n अनफील्ड एनर्जी लेवल बाय द एनर्जी गैप कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और उनके बीच में जो गैप आ गया ना, उसको हमने क्या बोल दिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको किससे डिनोट कर दिया, ई जी से। द लोअर कम्प्लीटली फील्ड बैंड आर कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड द अपर अनफील्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने एक सॉलिड की फॉर्मेशन करनी है। क्या करनी है, सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए सॉलिड की फॉर्मेशन करनी है, और एटम को क्या करके लेके आना है, पास पास लेके आना है। तो हमने देखा कि जब हम एटम को पास पास लेके आ रहे हैं, एटम को क्या कर रहे हैं, पास पास लेके आ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी, किन की एनर्जी, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
एनर्जी चेंज कैसे हो रही है, एक बारी तो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं, और इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी बैंड। और फर्दर हमने देखा जब हम और ज़्यादा क्लोज लेके जा रहे हैं तो उनके बीच में क्या डेवलप हो रहा है, गैप भी डेवलप हो रहा है। किसकी वजह से, देखो गैप कैसे बन रहा है, जब हम उनको और ज़्यादा क्लोज लेके आ रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये वाला हमने बोला कि अनफिल्ड ऑर्बिट एनर्जी, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम उसको और ज़्यादा बाहर से एनर्जी दे दें, और ज़्यादा बाहर से एनर्जी दे दें तो उनका एनर्जी गैप कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनफिल्ड ऑर्बिट एनर्जी गैप, या क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये वाला जो नीचे वाला होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हमने क्या समझा, एनर्जी बैंड थ्योरी की हेल्प से हमें क्या पता चला है कि क्या हमारे पास कितने टाइप्स के मटेरियल होंगे, 3 टाइप्स के। एक क्या होगा, कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमी कंडक्टर, और उनके बीच में क्या लाई करेगा, एक गैप, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो किसको सेपरेट करेगा, वैलेंस बैंड को और कंडक्शन बैंड को। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के मटेरियल होंगे, 3 टाइप्स के, जिन मटेरियल के एनर्जी Eg, इस एनर्जी बैंड को किससे डिनोट करेंगे, एनर्जी बैंड गैप को Eg से, E स्मॉल g। तो वो मटेरियल जिनकी Eg एनर्जी बैंड गैप ग्रेटर देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनको बोलेंगे इंसुलेटर। दूसरा, जिनका एनर्जी गैप लेस देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होंगे सेमी कंडक्टर। और वो मटेरियल जिनका एनर्जी गैप होगा 0, वो बिहेव करेंगे एज ए कंडक्टर। तो देखो एनर्जी गैप का मीनिंग क्या है, अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो हम उसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले ली, एक लकड़ी ले ली, ठीक है, उसको हमने बाहर से किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया या एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, पहले हमने 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें, ये हमने क्या ली, वुड या लकड़ी, ठीक है, लेकिन तब भी इसमें से फ्लो क्या नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। फिर हमने इसको बाहर से क्या देनी स्टार्ट कर दी, हीट देनी स्टार्ट कर दी, क्या देनी स्टार्ट कर दी, हीट। तो ये लकड़ी क्या होगी, तब भी इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, या क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर हम क्या ले लें, आयरन का ऑब्जेक्ट ले लें, आयरन की रोड ले लें, ठीक है, ये हमने क्या ले ली, आयरन रोड, और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दी, सेम वे से बैटरी अप्लाई कर दी, और इसमें से हम क्या करना स्टार्ट करें, तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, और इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और हीट से हमें यहाँ एक और फिनोमिना पता चल रहा है, अगर हम इस आयरन की रोड को गर्म कर दें पहले, और बाद में हम इसको किससे कनेक्ट करें, बैटरी से कनेक्ट करें, तो जहाँ हम 5 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करके इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं ना, अगर हमने पहले इसको हीट कर दिया तो हीट होने की वजह से भी क्या होगा, इसको हम क्या है, फिर उसकी जगह पे 2 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करके तब भी इसमें क्या फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनकी वो मटेरियल Eg क्या हो, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप
लेस देन हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उसको हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को बोलेंगे सेमी कंडक्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई